Hello all, myself Vidya Hussain from IIT BHU. So today मैं कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे जेई 2020 के रिगार्डिंग और नीट के 20 के रिगार्डिंग। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें सभी को दिक्कत होती है। सो आज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले किसी के डाउट्स थी कि SO3, SO2 एंड SO3 में p पाई d पाई बॉन्डिंग, p पाई d पाई बॉन्डिंग SO2 एंड SO3 में, ये किसी की डाउट्स थी। तो डाउट्स अच्छी है, बट मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ऐसी चीजें सोचना कैसे। ये सवाल जेईई मेंस पे हो सकता है। पार्टिकुलर SO2 SO3 नहीं, कोई दूसरे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका इस तरीके का चीजें या कन्फिगरेशन या किस प्रकार की बॉन्डिंग या ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। मैं पार्टिकुलर यही क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको वो ऐसे स्टेप बताऊंगा कि कोई नया सवाल हो तो फिर आप कैसे अप्रोच करेंगे। सो लेट्स सी। पेरियोडिक टेबल में सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर ये आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि पेरियोडिक सीरीज में अगर हमें याद होगा तो ऑक्सीजन सल्फर एक कॉलम में है, तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे क्लियर है कि ऑक्सीजन के एटम ज्यादा है, सल्फर के कम है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर कन्फिगरेशन की बात करें तो सल्फर का कन्फिगरेशन देखते हैं तो सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक्साइटेशन होगा बॉन्डिंग के वक्त, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करते हैं। पहला अप्रोच हमारा होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, फिर देखें। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पहले वाले ग्रुप के हैं, इस ग्रुप के जितने हैं, इस रो के, वो कभी उसके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स नहीं होते। वो कभी भी जब भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो p पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसके जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग फॉर्मेशन में होंगे वो हमेशा p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन के वक्त d ऑर्बिटल में जाएगा। तो अगर हम इसको ये बनाते हैं स्ट्रक्चर 4 2 6 b पाई, ठीक है। तो ये जो है ये sp_d, तो ये वाला जो दो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सल्फर का इंटरनल एटॉमिक स्टेट जो होगा हाइब्रिडाइजेशन की, वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये दोनों जो है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा। यानी कि आपको ये बताऊं कि सिग्मा बॉन्ड जब भी होता है, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक SO3 के स्ट्रक्चर में बनाऊं, ये 120 का होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। तो जब इसके स्ट्रक्चर रहा तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला एक बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है, ये हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। sp2 में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 sp2 sp2, ठीक है। तो ये तीनों, ये इसकी प्रॉपर्टी जो होगी सिग्मा बॉन्ड की sp2, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, इसी में p पाई d पाई बॉन्डिंग है, ये चेक करना है। इसमें 2 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, कोई p पाई होगा, p पाई d पाई होगा। तो कब कौन सा क्या होगा ये कैसे पता करेंगे। तो ये वाला जो p, इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बच गया एक सिंगल, और ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो सारे p ऑर्बिटल्स में है। उसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से मिल करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। ये एक बॉन्ड जो होगा, एक सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो p पाई होगा। लेट्स से इसे मैं p पाई बॉन्ड दे देता हूं, और बाकी सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में है।
तो जो दो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में है, इसके डी ऑर्बिटल्स और इसके प्योर पी ऑर्बिटल्स, तो ये दोनों मिलकर के दो बॉन्ड यहाँ पे पी पाई डी पाई बनाएंगे, पी पाई डी पाई। यानी कि SO3 के स्ट्रक्चर में 3 तो आपको सिग्मा बॉन्ड हो गया जिसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है, और 3 आपको पाई बॉन्ड हो गया जिसमें कि 2 पाई बॉन्ड जो है पी पाई डी पाई है, जिसमें कि ऑक्सीजन का पी पाई सल्फर का डी पाई, और एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें कि ऑक्सीजन का पी पाई और सल्फर का पी पाई। ठीक है, ये चीजें कॉमन है और मे भी सबको पता भी होगी, बट इंटरनल जो स्टेट है यानी कि आपका जो प्रॉब्लम के प्रति अप्रोच है, सिर्फ सल्फर के केस नहीं, आपको किसी तरह के कंपाउंड हो, पहला स्टेट सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन, दूसरी स्टेट कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और जो जिससे वो बॉन्ड बनाया है वो किस स्टेट में है। इसमें अक्सर चीजें क्या कंफ्यूजन में आती है कि जब ऑक्सीजन या पहले लाइन के जितने पहले रो के जो है, ठीक है, ये सारी चीजें ये जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में होता है वो सिर्फ पी होता है, सो पी पाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा। और इस तरह की सिर्फ सल्फर ही नहीं, SO2 SO3 ही नहीं, ऐसे किसी भी चीज आएंगी तो आपको इसी तरीके से सोचना है और ये आपको अक्सर क्वेश्चन आ सकती है। इसमें किसी एक का ये डाउट था कि क्योंकि हम लोग भी जब थे तो इसमें क्या था कि स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ये कंफ्यूजिंग टर्म होता है, मे बी आप जानते होंगे और कई लोग को कंफ्यूजन होता है इस टाइम में। सो इसमें दो तरीके की चीजें, स्ट्रक्चर, ये मैं सिंपली ऐसे ही बता देता हूं, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री उसे कहते हैं जब आपका लोन पेयर को कंसीडर करके आपका कंसीडर करके मॉलिक्यूल कैसा लगेगा उसे माना गया हो, यानी कि जो लोन पेयर है उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर मान करके जब हम डिफाइन करते हैं उसका शेप कैसा होगा, ऐसी चीजें क्या होगी, तो वो ज्योमेट्री कहलाता है ना। जैसे कि अगर आप इसकी बात कर लें, ऐसे मान लीजिए, है ना, तो ये अगर हम लोन पेयर को कंसीडर करके करते हैं तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, ठीक, लेकिन जब शेप की बात करेंगे, है ना, तो शेप की बात करेंगे तो ये पिरामिड की तरह हो जाएगा, ये अंतर आती है। तो आपको क्या देखना है कि जब भी ज्योमेट्री की बात हो लोन पेयर को कंसीडर करके करना है, शेप की बात हो तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, जब बॉन्ड हो बॉन्ड को ही कंसीडर करना है। सो ये बेसिक कंफ्यूजन था कुछ लोगों का, कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे थे। और अब मैं कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा कभी कभी MCQ में आ जाती हैं, तो वो मैं देखता हूं कि जब इस स्ट्रक्चर का इसका रिएक्शन होता है तो तीन जो बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर बनते हैं, हम लोगों ने देखा था अपने जेईई प्रिपरेशन के दौरान, इससे तीन तरह के कंपाउंड बनते हैं, मेथिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट एंड एस्पिरिन। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि इसे कहते हैं मेथिल सैलिसिलेट। स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, सैलिसिलेट होता है। ठीक है, तो मेथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है और इसका यूज फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको ऐसे जनरली अक्सर मिलेंगे, जेईई एडवांस में भी आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगे जो लंबे पैसेज वगैरह में हो सकता है या फिर आपको मल्टीपल करेक्ट टाइप में हो सकता है, बट जेईई मेंस में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। और इसका किस चीज में यूज होता है जनरली इससे, या फिर इसका जनरल नेम क्या है, इसलिए ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेनिसिलिन, जिसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मिनट सॉरी, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है
इसे कहते हैं एस्पिरिन। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है। एनाल्जेसिक इन द सेंस, ये अक्सर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और मे भी आगे भी आ सकते हैं। फॉर श्योर ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी का है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, कि ये जो केमिकल है। सो पेनिसिलिन, ये पेन किलर वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, पेनिसिलिन मैं गलत बोला था, पेन किलर में इसका इस्तेमाल होता है एस्पिरिन का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है, ये 3 सीरीज में रहता है, ये तीनों फेनिल सैलिसिलेट। सेम ऐसे यही स्ट्रक्चर है, CH3 मेथिल की जगह पे फेनिल है, इसकी नेमिंग यहीं से होती है, फेनिल। ये है फेनिल सैलिसिलेट। इसका यूज होता है लेदर इंडस्ट्री वगैरह में टैनिंग के लिए। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट केमिकल हैं जो आपको बेसिकली याद रखना चाहिए। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बट याद रखने की चीजें हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मे भी शायद आपको याद भी हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे आप याद रख सकते हैं। जब फेनिल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ते हैं, 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी काम आ सकता है जे में से, बट जे एडवांस में भी हो सकता है कि अगर डिफरेंट पैसेज बनेंगे मल्टीपल रिएक्शंस के ऊपर, तो इनका यूज किया जा सकता है। मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे हैं वो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कैथेकॉल कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मेटा पोजीशन पे रिसोर्सी। एक बार आप स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट स्पेलिंग नहीं, भावना हो जाए। दूसरा एक है कि जब पैरा पोजीशन पे हो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, सॉरी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको कहते हैं क्विनिल, क्विनोल। फेनॉल ग्रुप का है, ऑयल लगा, क्विनोल कहते हैं इसे। ऐसे ही आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया। इससे ये डायरेक्ट में भी नाम से इतना पूछा जा सकता है, बट फिर भी। दूसरा चीजें, कुछ बच्चों ने फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम पूछा था, तो रिगार्डिंग में कंसेप्ट बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं, तो वो इस कंसेप्ट से क्लियर होगा। क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा क्वेश्चन भी इंक्लूड करने का, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सोचने, थिंकिंग कैसे आप सोचेंगे एग्जाम हॉल में, वो आपको डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम हो जाते हैं ऑप्टिक्स में, जब मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं कि लेंस को मिरर के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो न्यू फोकल लेंथ क्या होगा। तो उस केस में हम कैसे अप्रोच करते हैं, चीजों कैसे सोचते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक लेंस है और ये हमारा एक मिरर है, ठीक है। इस दो स्ट्रक्चर को मिलाकर के हमारा एक न्यू स्ट्रक्चर बना दिया गया ऐसा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, सवाल के वर्ड प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि लेंस था, उसके कनकेव या कन्वेक्स साइड पे पेंट कर दिया गया है, सिल्वरी पेंट कर दिया गया है, तो इसका नेट न्यू फोकल लेंथ क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ यही थी, ठीक है। तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो इसे कैसे टैकल करना है। सो सबसे पहले बात मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस तरीके की जब आते हैं उसको इस तरीके के सोचिए कि इसे कैसे कैसे किस किस पार्ट से मिलकर बना होगा। एक पार्ट क्या है, एक पार्ट इसका लेंस है, दूसरा पार्ट इसका मिरर है, ठीक है। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि लेंस लाइट को पास कर देता है, मिरर पास नहीं कर पाता है, ठीक है। सोचना यहीं से। तो जब लाइट रेज यहाँ पे होंगी, आएंगी, तो
लेंस से एक बार टकराएंगी वापस, और लेंस से एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त 2 बार टकराएंगे। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। चीजें फार्मूला मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऑप्टिक्स में, बट किसी को याद नहीं रहती है, इतनी सारी फार्मूले मिक्सअप हो जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे चीजों को, कैसे आप सोचेंगे? तो लाइट रे जो लेंस से एक बार इन करते वक्त पड़ती है, एक बार लेंस से मिरर से टकरा के वापस निकलते वक्त उन पर पड़ती है। सो लेंस का प्रभाव इस लाइट रेज पर 2 बार होता है। तो ऐसे चीजों में जो नेट ये सिस्टम है, ये नेट सिस्टम एज ए मिरर काम करेगी, एज ए लेंस काम करेगी। तो एज ए ये होल सिस्टम एज ए मिरर काम करती है, ठीक है। जैसे कि आप एक कनकेव या कन्वेक्स मिरर ले लें, उसमें पानी वानी डाल दें या चीजें ट्रांसपेरेंट चीजें डाल दें, तो उनका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सवाल क्या हो सकते हैं? ऐसे सवाल में बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है कि ये सेटअप को हमने फिर पानी में डाल दिया, ये सेटअप को हमने अल्कोहल में डाल दिया, ये सेटअप को हमने किसी दूसरे पर्टिकुलर गिवन डेंसिटी के ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में डाल दिया, तो नेट चेंजेस क्या आएंगे। सो उन सब का भी देखेंगे, बट मैं बेसिक चीजें जो प्राइमरी यहीं पे आता है कि प्राइमरी इस सेटअप का क्या होगा, ठीक है। इस सेटअप में क्या है कि आपने इसको पहले इस तरीके से तोड़ करके देख लिया, दूसरी चीजें फॉर्मूला याद करने के लिए, बट एक बार याद हो जाएंगी, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो लेंस का प्रभाव 2 बार पड़ा, मिरर का प्रभाव 1 बार पड़ा, ठीक है। और ये होल कॉम्बिनेशन एज ए मिरर एक्ट करता है। तो नेट फोकल लेंथ हो जाता है 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो इसमें साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। मिरर के फोकल लेंथ में, लेंस के फोकल लेंथ में, कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए जो साइन का यूज होता है उसे आपको ध्यान देना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला आपको ऑप्टिक्स में खास करके बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला इन द सेंस, फॉर्मूला एक जनरलाइज किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक जनरलाइज चीज होता है जिसका आप यूज करके फटाफट चीज निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला जेई मेंस में अच्छा काम करेगा, बट जेई एडवांस में जल्दी काम नहीं करता, उसमें कंसेप्ट काम करता है। सो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट ये है कि इस कॉम्बिनेशन को ऐसे ट्रीट किया गया, इस कॉम्बिनेशन को ऐसे ट्रीट किया गया, और साथ ही साथ ये होल कॉम्बिनेशन एज ए मिरर काम किया। आप प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास कोई मिरर है, उसे आपने पानी में डुबो दिया या किसी अन्य सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सो वो होल सेटअप कैसे बिहेव करेगा, तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। आप जनरल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो इन द सेंस होल सेटअप एज ए मिरर काम करेगा और उसके फोकल लेंथ में जो चेंजेस आएंगी वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनका जो फोकल लेंथ है वो डिफाइन करेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप इसका नेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो जनरली फॉर्मूला काफी सारा है, बट लोगों को याद नहीं होता, ठीक है, बट ठीक है। तो नेक्स्ट लोगों को कंफ्यूजन जब पोलराइजर का यूज होता है ऑप्टिक्स में, तब लोगों को जो नेट आउटकम जो इंटेंसिटी है वहां पे होती है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में I1 लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि पोलराइजर का लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पोलराइजर है और इसमें एक लाइट आ रहा है, लाइट रेज। मैं आपको बता दूं कि सूरज, जैसे कि पोलराइजर का कंसेप्ट है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। पोलराइजर फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं कि आई नेट जो बाहर आता है वो आई नॉट 4 cos स्क्वायर थीटा। सो जो इंटेंसिटी निकालने की चीजें हैं ऑप्टिक्स में 2 जगह आती हैं, ठीक है। एक पोलराइजर के केस में कि पर्टिकुलर लाइट आया, उसमें पोलराइजर हमने इतने एंगल पे सेट किया, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमें मिलेगा वो इंटेंसिटी क्या होगा। इसमें मल्टीपल, एक मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, इसमें वेरिएशन काफी सारे हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के। जैसे कि 4-5 आपने पोलराइजर लगा दिया, अब नेट रिजल्टेंट क्या होगा, है ना, और अलग अलग एंगल पे सारे हैं सेट। तो और दूसरे सवाल इसमें क्या आते हैं, जब यंग YDSC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी जब ये पर्टिकुलर सेटअप होता है, एक हमारा एक सिंगल लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। तो लाइट सोर्स है सिंगल और 2 स्लिट है, और जो रिजल्टेंट हमारे स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी शो होगी,
तो इसकी इंटेंसिटी और ये पोलराइजर वाले लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चों ने ऐसा कहा मुझसे। सो मैं इसके रिगार्डिंग ये कहना चाहूंगा कि इस केस में जो फॉर्मूला होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये थीटा होता है इस टॉप पोजीशन से। अब थीटा एक रेफरेंस पॉइंट है, थीटा को ऐसे इमोशनली रट नहीं लेना है कि कॉस स्क्वायर थीटा ही हमेशा होगा, हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा भी हो। तो चीजें डिपेंड करती हैं किस रेफरेंस में लिया गया है थीटा को। तो अगर हम इस रेफरेंस में थीटा को लेते हैं तभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बट अगर सवाल बनाने वाले ने रेफरेंस यहाँ से दिया है कि इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना थीटा बनाया है, तो वहां पे ये हो जाएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब थीटा इसकी रिस्पेक्ट में लोग यहाँ अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो याद क्या रखना है कि इस फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये थीटा ये वाला है ना, ये वाला थीटा वर्टिकल से जो एंगल है थीटा ये है, और अगर सवाल में ये वाला आता है तो वहां साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और YDSC में जो लाइट वाला क्वेश्चन होता है इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I net इक्वल्स टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस केस में थीटा कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। तो लोग चीजें इंटरमिक्स कर जाते हैं उस आई नेट में और इस आई नेट में। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटेंसिटी का कंसेप्ट अलग है, उसका इंटेंसिटी का कंसेप्ट अलग है। तो चीजें मैं बेसिक बताऊं कि पोलराइजर का होता क्या है ऐसे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअल सन की लाइट होती है, सन की लाइट में ओरिजिनल सन की लाइट में तो आप देखेंगे कि सन की लाइट एक वेव है, वेव पार्टिकल फेनोमेना से वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जो लाइट रेज होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन, है ना। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन। तो लाइट जब भी प्राकृतिक सोर्स से हमें मिलती है तो प्राकृतिक सोर्स की लाइट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं होती। तो अगर किसी पार्टिकुलर का अगर ये डायरेक्शन है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट का ये डायरेक्शन है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है पार्टिकुलर ऐसे ही अलाइन नहीं होती सारी की, है ना। हो सकता है कि एक की ऐसे है और उसी रेज में किसी के ऐसे है, टिल्टेड है, ऐसे है, ये पूरे 360 में से ऐसे घूमता हुआ सकता है ना। तो पोलराइजर लगाने का मेन मकसद क्या होता है हमारा, कि हम जब चाह रहे हैं कि इस पार्टिकुलर इस डायरेक्शन में जो हमारा लाइट है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो लाइट है उसी लाइट ही पास कर पाए, वही लाइट पास कर पाए, तो उसके लिए हम लोग पोलराइजर लगाते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन के। जैसे कि हमने 45 डिग्री पे लगा दिया, तो जो लाइट रेज आ रही थी उस पोलराइजर के रिस्पेक्ट में जो 45 डिग्री अलाइंड है वही लाइट रे फिल्टर होके इस पार आएंगी, बाकी फिल्टर होके बाहर रह जाएंगी। ये पोलराइजर का मेन कंसेप्ट होता है। सो एक प्राकृतिक लाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पूरे 360 डिग्री में फैला हुआ होता है। तो कोई आप जो पूरे 360 में डिग्री में है उसका कुछ प्रोपोर्शन ही आपको पोलराइजर से निकलने के बाद मिल पाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका लाइट की इंटेंसिटी होती है जो दिखाई पड़ती है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये थीटा ये वाला टर्म है। बट YDSC लाइट एक्सपेरिमेंट में जब एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो, यानी कि दोनों सिल से जो लाइट पास हो रही है उसका सोर्स सेम हो, फिर से रिपोर्ट करूंगा, सोर्स सेम है, यानी कि इसमें अलग कोई टॉर्च हमने नहीं जलाया है, इसमें कोई अलग टॉर्च नहीं जलाया है, एक ही टॉर्च से दोनों में रोशनी जाकर के यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस केस में जो इंटेंसिटी नेट होगी वो 4 I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगी, ठीक है। और थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए बेसिक चीजें हैं कि जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग मेजर करते हैं जो डिस्टेंस के टर्म में, उसी का एंगल लेते हैं। तो 2 पाई अपॉन थीटा और डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई फुल एंगल
अपॉन इसका प्रोपोर्शनल ये थीटा और ये लेमडा अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, पाथ डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ से ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज, मैं से रिवीजन करवा रहा हूँ, चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में आपको मान लेते हैं कुछ माइक्रोमीटर डिस्टेंस एक्स है ना, और ये लाइट जो रेज है उनका लैम्डा है, ठीक है। और ये 2 पाई उसके थीटा के टर्म में उसका जो फेज डिफरेंस आया है ना, थीटा के टर्म में क्या आया वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ से आप थीटा को अगर डेल्टा एक्स पता है मुझे तो हम रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। सो ये बेसिक कंसेप्ट था जिसमें लोग कंफ्यूजन होती है। आज मैं यही डिस्कशन करने देता हूँ। नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर ज्वाइन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। और हम लोग मैं खुद अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई IITian और कई डॉक्टर्स की टीम है जो आपके सवाल को इंटरटेन करेंगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमारे पास भी काफी सारा समय है जिसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे किसी प्रकार की दिक्कत है जेईई की तैयारी में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड लाइव सेशन या फिर ऑफलाइन वीडियो शूट करके आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड 2 टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगा कि एक 11th का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जेईई मेंस में कुछ कठिन क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको चीजें पता है थोड़ी अच्छी से तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा 12th का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन द सेंस कि 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं जो ऐसे श्योर क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है तो आप ले सकते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे आप, मतलब जो चीजें याद करने की है उसमें आप ज्यादा इधर उधर नहीं कर पाएंगे, और उसमें आता है आपको तो आपके नंबर श्योर है। सो नेक्स्ट ऑनवर्ड मैं आपको वो 2 टॉपिक के अलग से वीडियो बना दूंगा, और बाकी अगर आपको ऐसे डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे में हमेशा कुछ मैथ के, कुछ फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के जो चीजें हैं वो आपसे डिस्कस करता रहूंगा। थैंक यू।